हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स को। तो पहले बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को डील करना है आज। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, उसके बाद अगला टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्ट्रेंट्स। थर्ड वन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये टॉपिक्स है पहला टॉपिक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दूसरा कांस्टेंट, थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तीनों टॉपिक्स एक्चुअली मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिक्स होता है जिसको हम जानते हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स। एनालिटिकल मैकेनिक्स का ये तीनों टॉपिक एक पार्ट है। इस एनालिटिकल मैकेनिक्स में हम जनरली किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसमें जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप कक्षा 12th और 11th में फ्रिक्शन से जान परिचित होंगे और आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख लिया होगा। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL_T-2 और इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है। इस तरह की चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरली एक पहला बात इस बारे में लिख सकते हैं कि पैरामीटर है। हम जिक्र करेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, पहले समझ लीजिए। दूसरा, इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ करके हम किसी भी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके रेफरेंस को हम दिखा सकते हैं, यानी यूजेज एज रेफरेंस। तो फिजिक्स एक रिलेटिव टर्म ही है खुद में, क्योंकि किसी भी चीज़ को रेफरेंस में देने के लिए एक दूसरे पार्टिकल का होना जरूरी है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि अगर मोशन के बारे में जिक्र करते हैं तो हम किसी दूसरे पार्टिकल से उसका कंपैरिजन जरूर करते हैं। तो ये हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब एक्चुअली आप कोऑर्डिनेट के बारे में पहले से परिचित होंगे। कोऑर्डिनेट कई तरह के होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा पोलर कोऑर्डिनेट, सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट वगैरह वगैरह, एसिमेट्रिक, इस तरह बहुत सारे टाइप होते हैं। तो फिर ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसका यूज़ हम बता रहे हैं, जो आपको शायद ही किसी बुक या यूट्यूब पर मिला हो। जनरलाइज कर, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, जनरलाइज कर देने से होता है कि अब जैसे कि आप यूक्लिडियन सिस्टम में पढ़े होंगे, किसी भी कोऑर्डिनेट को या तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ के पोजीशन को। लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट में अगर हम क्यू लिख देते हैं तो इस क्यू ही उस सिस्टम के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि लेफ्ट, राइट, अपवर्ड और टाइम, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई पार्टिकल कहाँ मौजूद है उसके बारे में यह जिक्र कर देगा। तो ये हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट।
अब अगला टॉपिक जिस पर हम जिक्र करेंगे वो है कॉन्स्ट्रेंट्स। बेसिकली बहुत सारे लोग इस टॉपिक से डर जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट का सिंपल मतलब बात करें तो ये क्या है? अपोजिशन, या इसको रेस्ट्रिक्शन कह लीजिए, यह एक बाधा है। जैसे लाइफ में प्रतिदिन चैलेंजेस आते हैं, उसी तरह फिजिक्स के चैलेंज को हम कांस्टेंट बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो। कांस्टेंट के टाइप भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट एक ऐसा पोजीशन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, या रेस्ट्रिक्शन है जो किसी भी पार्टिकल को मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि इसका पहला बिग पॉइंट क्या है कि मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मानिए यह शिलिंग है और इसे कोई पेंडुलम नीचे की ओर लटका हुआ है, इसको बॉब भी बोलते हैं, जो नीचे वाले मेटेलिक पार्ट होते हैं, ये बॉब है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये बॉब यहाँ पे आ गया है, और किसी दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये बॉब यहाँ पे है। तो यह बॉब, जैसा कि बात कर रहे थे कांस्टेंट, तो पहला कंडीशन है कि मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो इस एग्जांपल के तौर पे ये जो इसकी लंबाई, मान लेते इसकी लंबाई L है, तो ये बॉब यहाँ भी आ जाए तब भी इसकी लंबाई L ही रहेगी, ये लंबाई चेंज नहीं करेगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो बॉब जो कुछ भी हरकत कर रहा है वो अपने एक लिमिटेशन के अंदर में ही हरकत कर रहा है। उसका लिमिटेशन क्या है? उसकी ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो इसका लेंथ है उसी को हम इसका कांस्टेंट बोलेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ये मार्कर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, इसका y और z कंपोनेंट 0 होगा। तो ये मार्कर यूनी डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो इसका y और z कोऑर्डिनेट न होना इसका कांस्टेंट कहलाएगा। तो यही था कांस्टेंट। मेनली इसके बारे में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, number of independent ways to move is restricted। यानी कि किसी पार्टिकल के अंदर जो उसका अलग अलग डायमेंशन में उसका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था, उस कॉन्फ़िगरेशन को लिमिट कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया, वही उसका कांस्टेंट कहलाता है। आई होप कि आपको कांस्टेंट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। थर्ड टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस से आप समझ रहे होंगे कि किसी पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में उसका पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट या कोई भी फिजिकल फिनोमेना की बात हम कर सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल।
दो टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि पोजीशन दो तरीके से हम दिखा सकते हैं। पहला इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलेंगे जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म हो या पार्टिकल रेस्ट में हो। यानी कि फाइनली हम बात कर सकते हैं एक वर्ड में समझने के लिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब होगा जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब होगा जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। इसमें पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। यूनिफॉर्म मोशन या स्टैटिक होगा पार्टिकल। तीन कंडीशन है। पहला एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी 0 होगा जब यूनिफॉर्म और स्टैटिक मोशन हो। इसमें पार्टिकल मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेटिंग पार्टिकल होगी। पार्टिकल एक्सेलरेटिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई मार्कर रखा गया हुआ है बेंच पे या किसी भी डेस्क पे, तो या ये स्टॉप है, अभी ये स्टॉप है अगर t बराबर 0 पे, तो ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और तो इसमें कंडीशन ये है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर यही मार्कर रखा हुआ है और इसमें कुछ फोर्स लगा है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जैसा कि हम जानते हैं, तो यह किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया? नॉन इनर्शियल, सेकेंड वाला। लेकिन यही मार्कर अगर इस पर फोर्स लगा है और यूनिफॉर्मली चलता रह जाए, जैसा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता चलता है कि द पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड मोशन विल कंटिन्यूज इट्स मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन इट टू चेंज इट्स स्टेट। अगर न्यूटन की फर्स्ट लॉ की बात करें तो वो सब कहाँ पे लागू होगा? इनर्शियल। यानी कि न्यूटन की जितने भी लॉज है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल लॉज ऑफ न्यूटन वैलिड। न्यूटन की जितने भी लॉ है वो सब वैलिड होंगे, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। नॉन इनर्शियल के लिए वो वैलिड नहीं होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं उसके मैकेनिक्स को जानने के लिए। आई होप आप इन टॉपिक को आसानी से समझ गए होंगे। सो थैंक यू।